तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम शेप्स को। कस्टम शेप्स बेसिकली जो रेडीमेड शेप्स फोटोशॉप में अवेलेबल होती हैं उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट रेक्टेंगल, एलिप्टिकल और लाइन टूल और बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स होते हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसकी लाइन थिकनेस और शेप्स को हम किस तरह से रीमॉडिफाई कर सकते हैं और उनको ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स या उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रोक के स्टाइल्स कैसे दे सकते हैं। तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और इसके बारे में फर्दर बात करते हैं। ये मैंने एक ब्लैंक पेज खुला हुआ है। बेसिकली आज हम कस्टम शेप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो कस्टम शेप्स के अंदर नॉर्मली ये टूल मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे कस्टम शेप्स मिल जाएंगी। इधर आपको बहुत सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं लाइक रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगोनल, लाइन टूल और फिर कस्टम शेप्स अलग से स्टॉक अवेलेबल होता है पूरा। तो ये इन शेप्स की मदद से आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं और आप प्री मेड चीज़ें रख सकते हैं ताकि आपको वो बार बार एलिमेंट्स या उस तरह की जो शेप्स हैं क्रिएट ना करनी पड़े। तो वो सेव्ड होती हैं, वो आप कभी भी उसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए शेप्स बनाई जाती हैं। अच्छा, शेप्स को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा शेप्स और नॉर्मल जो रास्टर इमेज से बनी हुई शेप होती है उन दोनों का एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये ब्लैंक पेज खोला हुआ है तो इसके ऊपर मैं ये अभी यहाँ पे एप्टिकल मार्की टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इससे मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसमें मैंने कलर फिल कर लिया और बैक स्पेस से कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ और मैं इसको एक दफ़ा बड़ा करता हूँ, इसको फिर छोटा करता हूँ, फिर एंटर किया, फिर मैंने इसको बड़ा किया, फिर छोटा किया, ये फिर से मैंने इसको बड़ा किया। तो ये आप इसको अगर स्टडी करेंगे तो इसके एज के पिक्सल ईच टाइम जब मैं उसको रीसाइज कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो उसके सारे पिक्सल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो उसकी एजिंग में एक्यूरेसी नहीं रहती। अगर यही चीज़ मैं अगर किसी शेप से करूँ तो वो कैसे होगा। तो ये बल्कि इसको मैं एक सेव कर लेता हूँ कि ये एक हमारे पास रेस्टराइज इमेज है। अब हम यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर रोल लेके और इस पे हम लोग शेप ट्राई करेंगे एलिप्टिकल की। इसको हम अगर ट्राई करें, ये मैंने ट्राई की। इस पे मैं फ़िलहाल के लिए लाइन थिकनेस वगैरह कम कर लेता हूँ और इन टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा सारा। बट ये जो शेप है, आप सबसे पहले डिफरेंस देख सकते हैं। नॉर्मल रास्टराइज इमेज जो है और इसके अंदर एक साइड पे, एक यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ऐसे शेप्स, जैसे एंकर पॉइंट्स होते हैं, चार दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये शेप है कोई भी जो हमने बनाई हुई है। अगर इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं और इसको मैं बड़ा करूं एंड देन छोटा करूं, फिर मैं इसको बड़ा करूं और फिर इसको मैं छोटा करूं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ एक वेक्टर शेप होती है। और जो हम इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाते हैं, बाद में जब हम इलिस्ट्रेटर की कोर्सेज शुरू करेंगे उसमें आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। बट ये बेसिकली जो जो ये वाली हमारी शेप होती है जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, इसको मैं ज़रा सिमिलर टाइप के साइज पे ले आता हूँ। तो ये हमारा जो है ये रेस्टराइज है। ये फोटोशॉप बेसिकली पिक्सल बेस ही काम कर रहा होता है। और जो दूसरी शेप है, ये देख सकते हैं आप, दोनों की शार्पनेस यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड। तो आपको दिखेगा कि दोनों की शार्पनेस में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो शेप हमेशा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर सेफ रहती है। उसको बार बार ट्रांसफॉर्म करने से भी वो ख़राब नहीं होता, उसके एजेस पिक्सलेट नहीं होते। क्योंकि दूसरा पिक्सल बेस था तो वो रीशेप करने से, रिसाइज करने से ख़राब हो गया। और ये जो है ये एक शेप है, वेक्टर बेस है। वेक्टर होता है जो एक मैथमेटिकल फार्मूला सा होता है, वो बेसिकली वैसे कोई ड्राइंग नहीं होती। तो वो ऐसा है कि आप उससे कोई चीज़ ड्रॉ करते हो, अगर उसको आप बिल्कुल जैसे लेट्स सपोज एक लोगो ड्रॉ किया जाए इलिस्ट्रेट करके या उसको वेक्टराइज किया जाए, उसको अगर आप किसी अपनी कंपनी के लेटर हेड पे अगर लोगो डाले बिल्कुल छोटा सा 1 इंच का, या फिर उस लोगो को आप रीसाइज करके एक बड़े से बैनर के ऊपर लाइक 20 फुट की हाइट के ऊपर उसको भी स्ट्रेच करके उसके ऊपर अगर आप प्रिंट करेंगे
तब भी दोनों के रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा, उन दोनों की शार्पनेस एग्जैक्टली सेम रहेगी, एज की शार्पनेस। बट अगर वो रेस्टराइज टाइप का इमेज होगा जिसमें पिक्सल्स होंगे, तो वो उसकी शेप्स को, उसकी डिटेल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है। अच्छा, ये हम कुछ अब ये शेप्स से ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे अभी रेक्टेंगुलर शेप लिया और इससे मैं कुछ ड्रॉ करके देखता हूँ, और मैंने ये ड्रॉ किया। जब मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मेन्यू खुल जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मेन्यू वैसे अगर नहीं खुले, ओपन नहीं हो, या आपको नहीं चाहिए हो वैसे, तो ये विंडोज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये भी चेक ऑन है, तो ये भी ऑन हुआ है। इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको दोबारा से यहाँ से ऑन कर सकते हैं हम लोग। तो ये इस प्रॉपर्टीज मेन्यू वैसे बहुत सारे टूल्स के लिए यूज हो रहा होता है, बट अभी स्पेसिफिकली इस मार्की टूल के अकॉर्डिंगली वो यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन सिमिलर टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे ये फिल है, स्ट्रोक है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सारे जो ऑप्शन है ये यहाँ पे भी अवेलेबल होता है। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर्टीज मेन्यू खोलें, हम लोग इसी से स्टडी कर लेते हैं। यहाँ से करें, यहाँ से करें, एक ही बात है। फिल से हम लोग पहले चेक करेंगे। इसको अगर मैं डबल क्लिक किया या क्लिक किया, जस्ट वन क्लिक किया इसको मैंने, और जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है नो कलर, तो मैं नो कलर करूंगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई कलर नहीं आएगा। या मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके अंदर कलर फिल करूंगा, कोई भी कलर सेलेक्ट करूंगा, या मैं अपने ये यहाँ पे अपनी चॉइस का कोई कलर लूंगा, उसके अंदर वो कलर आ जाएगा। तो ये एक तो कलर फिल करने का है कि मैंने अभी रेड कलर रखा हुआ है और मेरी आउटलाइन जो है वो ब्लैक है। अच्छा, ब्लैक की जगह मैं पर्पल आउटलाइन भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, या मैं कोई आउटलाइन नहीं भी दे सकता शेप के अंदर। अगर मैं इसमें अभी ये आउटलाइन की थिकनेस है 89.28 पिक्सल्स, तो वो अभी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे मैनुअली थोड़ा छोटा करें, या यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे टूल होता है, ये इससे आप शॉर्टकट से आप इसको बड़ा छोटा करेंगे। आप इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा रखता हूँ तो ये रह जाता है, बट अब ये बिल्कुल है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये मैंने ऑफ किया तो ये इसमें कोई भी खाली फिल्ड एरिया है और बाकी सब इसमें जो है चला गया। अच्छा, मैं अभी अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूँ कि मैंने इसकी शेप में इसको फिल को ऑफ किया हुआ है, खाली मैं स्ट्रोक रखा हुआ है, मैं ब्लैक स्ट्रोक ही रखता हूँ, और इसकी थिकनेस मैं थोड़ी सी रख लेता हूँ। तो इसके फर्दर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। हम ये इन ऑप्शंस को थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं। अब जैसे उसके लिए मैं यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शंस हैं आपके पास। स्ट्रोक ऑप्शन में आपको स्ट्रेट अभी जो एक सिंगल कंटिन्यूस लाइन आपको दिख रही है ये वो है, या फिर ये स्ट्रोक के डॉट्स हैं कि आप डैशेस होते हैं जिस तरह होते हैं वो दे सकते हैं। अब डैशेस के अंदर हम लोग अगर दूसरे जो है स्ट्रोक को, ये ऑप्शंस को ट्राई करना चाहें, जैसे अभी ये आगे से इस तरह से दिखा रहा है कि पॉइंट इस तरह से कट हुआ हुआ है। अगर इसको मैं राउंडेड करूँगा, मैं देखेंगे राउंडेड करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके एजेस जो हैं यहाँ से राउंडेड हो गए हैं। इसको मैं दोबारा से अगर ये स्ट्रेट थोड़ा सा करूँगा, ये ज़रा ओवरलैप्ड होता है कि एंकर पॉइंट से थोड़ा सा आगे तक ये फिल करता है, और ये एंकर पॉइंट के बिल्कुल एंड तक कर देता है ये फर्स्ट वाला। तो मैं अगर फर्स्ट वाला करता हूँ तो ये डैश छोटा हो रहा है, यहाँ पे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे ये राउंड हो रहा है। तो ये इसके बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप इसके अंदर डिफरेंट एजेस के, अब ये जैसे देखें अभी इसके कॉर्नर जो है बिल्कुल स्ट्रेट से हैं, इसके अंदर कोई राउंड शेप नहीं है। इसको अगर मैं थोड़ा राउंडेड कर देता हूँ तो आपको राउंड हो जाएगा, या थोड़ा सा मैं क्रॉस सेक्शनल करता हूँ तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप डिफरेंट इसमें टूल्स जो हैं ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर आपने डैश सेलेक्ट की हुई है तो डैश के अंदर अभी यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स नज़र आ रही होती हैं। ये आप ट्राई ज़रूर करें। ये कभी कभी डैशेस आपको अपने अकॉर्डिंगली चाहिए होती हैं। तो अगर अपने अकॉर्डिंगली चाहिए, जैसे लेट्स सपोज के अभी ये कह रहा है कि 4 पिक्सल्स जो हैं वो लाइन की लेंथ है जो विजिबल होगा डैश, फिर 2 पिक्सल का गैप है। अगर मैं यहाँ पे डैश जो है 1 कर दूँ तो आप यहाँ देखें क्या हुआ है। यहाँ एक 1 पिक्सल का जैसे है 1 पीटी, या उसका 1 पिक्सल का जो है, उसके बाद 2 पिक्सल का गैप है, फिर 1 पिक्सल का वो डैश है। तो इसको आप
बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन आप फर्स्ट टाइम ऐसा, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप यहाँ पे डिज़ाइन ओरिएंटेड डैशेस भी बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस होती है। देता हूँ एक और चीज़ मैं इसमें दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये टूल्स जो होते हैं, ये टूल्स आपको थोड़ा सा, मैं नीचे मेन्यू में गया तो ये 4 साइडें दिखा रहा है यहाँ पे। और अभी मैं इसको किसी जगह पे भी थोड़ा सा वैल्यू पुट करता हूँ। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ फिजिकली भी कर सकता हूँ 10, और मैं इसको बाहर लेके जाऊँगा तो ये इसकी राउंड होने जाएगी शेप। अभी मैंने ये चेन का इफेक्ट ऑन किया हुआ है मीन के, मैंने सब चारों कॉर्नर्स को एंड जो उसके है ना उसको चेन लॉक किया हुआ है। तो ये चारों के एजिस पे, 4 कॉर्नर्स के एजिस पे ये सब काम करेगा। जैसे इसको मैं 25 करता हूँ, टैप किया मैंने कि बाई आउट के, तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं बड़ी फिगर दे के देखता हूँ 30 या 50 लाइक 70 करके देखते हैं। तो ये स्क्वायर के अंदर रहते हुए आप देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर्स के ऑप्शंस हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी जगहों पे आपको चाहिए होता है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और साथ में आपको थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, खाली स्ट्रोक की जगह फिल के ऊपर इसको करना है, चॉइस है आपकी, आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं अभी फ़िलहाल के लिए इन वैल्यूज़ को 0 ही कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं चेन वाला इफेक्ट ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ पे इस कॉर्नर को राउंड करना है तो मैं खाली इसको ऑफ करके और फिर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, जैसे 30 पुट करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ 60। तो ये 3 कॉर्नर इसके स्ट्रेट हैं और ये चौथा कॉर्नर इसका राउंडेड हो गया। तो ये आप इलेप्टिकल, और इससे मैंने एक शेप ड्रॉ की। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, अगर मैं वैसे प्रेस करता हूँ, मैं अगर ड्रॉ करते हुए शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वो उसको एक्यूरेट कर देगा। अच्छा, शिफ्ट प्रेस जो है ना शुरू में नहीं कीजिएगा, बाद में जब वो स्टार्ट हो जाए राउंड होना तब आप उसको प्रेस कीजिएगा बीच में, तो वो राउंडेड हो जाएगा। इसमें अगेन मैं इसका अगर फिल ऑफ कर दूं, या मैं अभी इस मरतबा फिल रखता हूं और स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूं, तो मैं खाली फिल एरिया में काम कर रहा हूं। अभी हमने ऑलमोस्ट ये वाले सारे टूल्स को एक्सप्लोर कर लिए हैं दूसरे रेक्टेंगुलर शेप में। हम इसके अंदर ये दूसरे वाले सारे टूल्स को करते हैं। इसके अंदर अगर ये दिखा रहा हूँ मैं कि इसमें आपको हमेशा यहाँ पे साइज विजिबल होता है कि किन साइजेस पे बना हुआ है। तो ये बना हुआ साइज के लिए आपको देखना होता है, जैसे ये है 1.45 इंचेस इंटू 2.24, ये तो एक्सिस हैं, जैसे कि ये किस पोजीशन पे खड़ा है इसको हम अलग डिस्कस करते हैं। अभी हम विड्थ और हाइट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी अभी प्रोपोर्शनली अगेन जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया था तो दोनों का साइज सेम है। अगर इसको हम देखें, इसका मैं अगर 3 इंच कर दूं तो आप देख सकते हैं इसकी कि ये साइज जो है इसका बड़ा हो गया। इसको मैं अगर 8 इंच कर दूं तो इसका साइज और बड़ा हो गया। तो ये जो है मेरा टूल यूज़ हो रहा होता है, ये मैं पाथ सिलेक्शन, इसके साथ आप कभी कभी मूव करना हो तो आप यहाँ पे ये पाथ सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये हम अलग इस पे एक वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पाथ सिलेक्शन टूल से आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं पाथ्स को। तो ये आपने ये पाथ सेलेक्ट किया, और या पाथ या शेप वो ऑलमोस्ट दोनों वेक्टर बेस ही होते हैं। तो हमने ये अभी इसके साइज़ को बड़ा छोटा करके देखा। तो अभी अगर मैं चाहूँ कि प्रोपोर्शनल नहीं हो, इसकी शेप जो है एक साइड पे डिफरेंट हो एक साइड पे डिफरेंट हो, तो मैं इस चेन को ऑफ कर दूंगा और यहाँ पे मैं अगर 4 कर दूं और यहाँ पे 4 इंटू 7, अब मैं अगर ट्राई करता हूँ, ये इसकी विड्थ जो मैक्स है वो 4 जाएगी और हाइट जो है इसकी 7 इंचेस होगी। अगर इसको आप, ये मैं मूव करता हूँ कर्सर से इसके पाथ सिलेक्शन टूल से, तो इससे आप शो कर सकता हूँ कि मैं ये जो है ये अभी मैक्सिमम इसकी 4 है और ये 7 है। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़े से एंगल्स को भी ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं, अगर मैं ये प्लस एंगल्स में जाऊंगा तो ये राइट साइड पे टिल्ट करेगा, अगर माइनस में जाऊंगा तो लेफ्ट साइड पे टिल्ट करेगा। जैसे मैं अभी 45 के पे कर रहा हूँ तो ये 45, 60, तो ये इसमें फिक्स एंगल्स दिए हुए हैं। अगर इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो ये अब राउंड होके वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस वैल्यूज को आप यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ। अब ये देखें यहाँ पे एक टूल आ गया, जब मैं इससे थोड़ा सा बाहर जाता हूँ एक कर्सर के पास एक डबल एरो आ जाता है। डबल एरो को आप यहाँ से प्लस इधर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे वैल्यूज कम होंगी, और इधर दूसरी साइड पे ले जाएंगे वैल्यूज बढ़ेंगी। ये आप यहाँ से वैल्यूज इसको ऐसे करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ इसके कॉर्नर पे जब आता है तो आप मैनुअली भी इसको ट्विस्ट कर सकते हैं।
जो भी ट्विस्ट होके होगा ये इसका यहाँ पे इसका एंगल दिखा रहा होगा कि ये 137 अभी एंगल पे नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है कि ये उसके डिफरेंट एंगल्स पे आप काम कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली आप ये दो ऑप्शंस रह गए हमारे, ये मिररिंग ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको करेंगे जिस एंगल पे भी ये है, अगर इस एंगल पे मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट एग्जैक्टली करना है दूसरे एंगल पे हॉरिजॉन्टल वे में, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये उस तरह से दूसरी जगह फ्लिप हो गया। अगर इसको मैं वर्टिकली करना चाहता हूँ तो वर्टिकल फ्लिप जो है, ये वर्टिकल फ्लिप इसने इस तरह करके कर दिया। तो ये आप काफ़ी जगहों पे आपके लिए यूज़फुल होता है और आप इससे डायरेक्टली उसके एंगल्स जिस एंगल पे सेट किया उसको ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट एंगल पे उसको इमेजेस को ला सकते। समटाइम ये होता है कि आपने ये एक बनाया हुआ है और इसको आपने क्लोन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं Ctrl+J फॉर क्लोन। इसको आपने अब किया यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में मैंने किया और इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर रहा हूँ, दोनों को इकट्ठा, और इसको मैं फ्लिप जो है, चलो हम एक एक इसको करके देखते हैं कि अगर आपको सही तरीके से समझ आएगा। इसका मैंने एक और क्लोन किया और इस मरतबा मैंने उसको नीचे वर्टिकल साइड पे ले लिया। इसका मैंने एक और क्लोन किया और अब मैंने इसको यहाँ पे फ्लिप करके कर दिया। तो ये आप शेप्स को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट, जैसे होता है ना मिरर इफेक्ट, एक जो चारों साइड पे एक मिरर इफेक्ट होता है, वो आप इमेजेस का इस टूल से बड़ा अच्छे तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें और भी इंटरेस्टिंग टूल हैं, जैसे ये आप यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल टूल है। ट्रायंगल से आप इसकी शेप बनाएं, इसको भी आप ऑफ कर दें। जैसे अगर आपको इस तरह करना है, इसके भी आप डिफरेंट साइजेस, या इसको आप डैश फॉर्म में देना चाह रहे हैं। अच्छा, ये इसमें भी डैश में भी दूसरा ऑप्शन भी होता है, ये डैश स्ट्रेट होता है और दूसरा डॉटेड होता है। इसमें भी आप थिकनेसेस और ये डैश में प्ले कर सकते हैं। लाइक 1 मैंने किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, अगर मैं 0 करूँगा तो ज़्यादा राउंडेड रहेगा। तो ये काफ़ी एक डॉट इफेक्ट वाला है डैश है, दूसरा सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला डैश है। तो वो आप इनमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके ये डिफरेंट एंगल्स हैं, वो आप जैसे इसको मैं अगर वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, इसको मैं 25 देता हूँ, तो ये अभी मैं इसको पहले स्ट्रेट कर देता हूँ। अगर इन वैल्यूज़ को मैं चेंज करूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके ट्रायंगल के अंदर मैं अगर इसको लाइक 25 कर लूँ या मैं इसको 50 कर दूँ, तो ये आपको काफ़ी शेप इसकी नज़र आएगी। मैं इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम कर लेता हूँ। इन पिक्सल्स को हम और ज़्यादा या कम करके देखते हैं। जैसे ये देखें, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप, आप अगर इसको मैनुअल ड्रॉ करने जाते तो ये इस तरह से एक्यूरेट कभी ड्रॉ नहीं होती। तो ये आप इसके कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स के को एडजस्ट कर सकते हैं, तीनों में ये ऑटोमेटिकली इस पे ये वर्क करेगा। बाकी टूल्स तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं जो आप एक्सप्लोर कर चुके हैं यहाँ पे अभी हमारे रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल के अंदर। पर ट्रायंगल में आप ये अलग से कुछ ऑप्शंस हैं, स्पेशली एक कॉर्नर को एजेस को करने का, ये काफ़ी। तो यहाँ हम लोग एक और टूल ट्राई करते हैं। इसमें पॉलीगोनल टूल करके है, इसको हम अगर ट्राई करें, ये बेसिकली शेप्स हैं और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको भी मैंने इधर यहाँ पे ऐड किया। इस मतलब मैं इसका फिल जो है वो ऑफ कर लेता हूँ, खाली सॉलिड रखता हूँ और इसके अंदर मैं अगर कुछ अचीव करना चाहूँ, अब यहाँ पे देखें क्या मज़े की चीज़ है। ये तो हमने टूल एक्सप्लोर किया हुआ है, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे देखें, ये 7 दिखा रहा है। ये 7 क्यों दिखा रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 7 इसके एज कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इसके एजेस हैं जो पॉलीगोनल के हैं। इसकी वैल्यूज़ को मैं अगर कम कर दूं तो ये देखें ट्राइंगल हो जाएगा। ऑफ कोर्स 3 पे ट्राइंगल होगा, 4 पे इसकी शेप स्क्वायर हो जाएगी, 5 पे ये थोड़ा सा चेंज होगा, 6 पे देखें आप। अब जब ये इसको मैं लाइक 9 पे करता हूँ तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसके एक जो ऑटोमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट इक्वली डिवाइडेड इसकी जो साइड के कॉर्नर्स इसके क्रिएट हो गए हैं। ये तो खैर वही टूल है जो कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अगर इसको ट्राई करेंगे ना, जैसे ये आपने
इमेज लिया हुआ है, इसके मैंने 9 पॉइंट्स ले लिए या 3 ले लिए या 4 ले लिए। ये बेसिकली इन पॉइंट्स के बिटवीन, अगर मैंने अभी ये 100% रखा हो तो ये यहाँ वाला एरिया पूरा फ्लैट है, तो इसके बिटवीन जो पॉइंट है यहाँ पे, इस जगह पे जो पॉइंट्स हैं, इनको ये बैंड करके इनसाइड ले जाएगा। उससे एक अलग सी शेप चीज क्रिएट होगी। जैसे मैंने अभी इसको 50 किया, इसको मैंने किया, ये देख सकते हैं आप कि उसने बिटवीन दो पॉइंट के बिटवीन एक और पॉइंट लिया और उसको स्ट्रेच करके इनसाइड लेके चला गया। तो ये आप ये जैसे स्टार होते हैं, स्टार्स वगैरह होते हैं, उस तरह की शेप्स आप इन्हीं पॉलीगोनल टूल से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लाजमी आप एक्सप्लोर करें, ये काफ़ी यूज। इसमें एक ये टूल है लाइन टूल, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइन टूल में तो बेसिकली आपको लाइन ही नज़र आएगी। लाइन में आप यूजली फिल जो है उसको ऑफ ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें लाइन की जो थिकनेस है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी लाइन देनी है। इसके बाद आपने नई लाइन क्रिएट करनी है। कुछ भी कई दफ़ा आप डायग्राम्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो ये आप डिफरेंट शेप्स और क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं इसको सबको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, थोड़ी सी थिकनेस इसकी कम कर लेता हूँ, और मैं इससे जैसे कुछ भी अगर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है और उसको अगर मुझे टिल्ट करना है तो मैं उसके साइड पे एरो की का यूज़ करूँगा, उसके सेंटर पॉइंट को वहीं रखेगा, उसको मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो इसके साइड पे सेलेक्ट करने के बाद इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसकी थिकनेस अगेन आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करें, वो काफ़ी यूज़फुल हैं। इसमें भी आप डैश वगैरह का ऑप्शन दे सकते हैं या डॉट्स का, और इनके गैप्स वगैरह को कम कर सकते हैं। तो ये डैश भी काफ़ी जो आर्किटेक्चरल टाइप की ड्राइंग्स होती हैं उसमें ये यूज़ हो रहा होता है। वहाँ पे आप इससे डायग्राम्स बना रहे होते हैं बिल्कुल, कि इसमें आप मिस्टेक नहीं करते हो। आप हमेशा जो भी एक लाइन से दूसरा पॉइंट एंड करते हो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जैसा उसको क्लोज कर रहा होता है। अच्छा, मैं दिखाना चाहूँगा एक कि सम टाइम आपको अगर इलिस्ट्रेटर में काम किया हुआ है तो उसके जो भी वेक्टर बेस इमेजेस होते हैं उस या उसके जो स्केचेस होते हैं उनको भी आप यहाँ पे ला सकते हैं और उसको एज अ शेप भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अभी इलिस्ट्रेटर खोला हुआ है, ये बेसिकली अभी इलिस्ट्रेटर है। इसके अंदर भी मैं अगर कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ, ये वही पेन टूल्स वगैरह हैं जिनको हम कर रहे होते हैं, और से हम कुछ शेप ड्रॉ कर रहे हैं। पेन टूल कैसे यूज़ होता है वो हम अलग से उसकी एक पूरी क्लास रखेंगे। इसको मैंने बाद में मूव टूल से सिलेक्ट किया और ड्रैग करके अपने फोटोशॉप में लेके आया। तो आप देखें फोटोशॉप एक ट्रांसफॉर्म दे रहा है। अभी मैं चाहूँ तो जिस साइज पे पहले इसको एडजस्ट कर लूँ, बट वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। और इसको मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे भी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट जैसा साइन आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट शेप ही होती है, जिसको आप री एडिट करना हो तो आप डबल क्लिक करते हो तो वो आपको फोटोशॉप वगैरह में ले जाता है। उससे पहले मुझे इसको सेव करना होगा, वो हम अलग क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। तो ये अभी इलिस्ट्रेटर पे ले जाएगा, दोबारा से इसको मैं री एडजस्ट कर सकता हूँ शेप को। मतलब कि ओरिजिनल शेप जो है इसकी वही की वही रहेगी, और इसको हम यहाँ पे जब जैसे ही सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप के अंदर अपडेट हो जाएगा। इसके बारे में हम एक अलग क्लास रखेंगे, बट मैं शेप्स के अंदर ये भी कवर करना चाह रहा था कि वेक्टर शेप जो है इलिस्ट्रेटर से भी यहाँ मूव की जा सकती हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक और टूल है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ये कस्टम शेप टूल करके। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, वैसे तो ये ऑप्शन सारे हम कवर कर चुके हैं। ये भी शेप सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैंने सारे टूल्स कवर कर लिए हुए हैं। यहाँ पे जो है ना, आपको कस्टम में काफ़ी ज़्यादा शेप्स अवेलेबल होती हैं। ये ऑलरेडी फोटोशॉप के अंदर बिल्टन है, तो ये फोल्डर्स बने हुए हैं। इसके अंदर आप अगर देखेंगे इसको, तो ये मैं थोड़ा सा स्मॉल है तो लार्ज आइकॉन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसको ना चेंज कर सकते हैं, लार्ज थंबनेल्स या स्मॉल लिस्ट। तो मैं अभी ये करता हूँ, देखिए ये काफ़ी शेप्स इसमें अवेलेबल हैं। जैसे ये मंकी की अगर शेप्स एक्यूरेट करनी हो तो वो आप इसको फोर्स में इसके लिए फ़िलहाल स्ट्रोक ऑफ रखूँगा। मैं सिर्फ सॉलिड्स टाइप की ये शेप्स होती हैं, कभी आपको किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है तो आप वो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक फोल्डर में नहीं समझ आए तो फ्लावर्स हैं कुछ अच्छे लगते हैं, तो आप फ्लावर्स को सिलेक्ट करेंगे। इसको आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये शुरू में थोड़ा सा स्ट्रोक
बहुत ज़्यादा बोल्ड हो तो उसकी वजह से भी ये शेप थोड़ी सी अजीब लगती है, तो आप स्ट्रोक को ऑफ कर लिया करें। अनलेस आपको स्ट्रोक चाहिए हो तो फिर आप ऐड करें, तो या उसको यहाँ पे ऑफ कर दें या फिर आप उसका वैल्यू को जो है 0 कर दें। तो उससे आप ये देख सकते हैं अभी कि ये आपका जो शेप्स हैं, ये काफ़ी बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अभी एक और आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। जैसे ये बोट का है, तो इसको हमने बोट को लिया, इसको भी मैंने थोड़ा सा पहले इसको 0 किया या मैंने इसको ऑफ कर लिया। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बोट जो है वो ऑलरेडी कस्टम मेड जो हमारे पास यहाँ टूल है, इसके अंदर इसकी लाइब्रेरी में ही ये बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, हम देखेंगे कि अगर आपने कोई शेप बना ली, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने अगर पेन से कुछ ड्रॉ किया यहाँ पे और मैंने कुछ शेप्स बनाई, मैं अभी अगेन इसको फ़िलहाल के लिए स्ट्रोक इसका मैं क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ और इसका फिल में मैं इसको रखता हूँ और मैंने कुछ शेप्स मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने वो सिमिलर टाइप की शेप दिखा रहा हूँ ताकि एक सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर इस शेप को मुझे किसी जगह पे अपना इसको कस्टम शेप के अंदर सेव करना है ताकि मैं इसको बार बार यूज़ कर सकूँ, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एक ये शेप क्रिएट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक शेप दिखा रहा है। शेप जब भी बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली एक नई लेयर में बना लेता है। अगर आप कोई भी दूसरी सिलेक्शन कर रहे हो तो वो सेम ओरिजिनल बैकग्राउंड पे फिल हो जाती है, बट शेप क्योंकि एक वेक्टर नुमा टाइप की चीज़ होती है तो वो अलग से एक लेयर पे क्रिएट हो जाती है। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसको मैं डिफाइन कस्टम शेप कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा डिफाइन कस्टम शेप। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि इसका नाम क्या देना है। जैसे मैं इसको टेस्ट डाल देता हूँ ओनली और इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो मैं इसको अगर मैं कभी भी यूज़ कर रहा हूँ ये कस्टम शेप के अंदर, यहाँ पे जाऊँगा, इस मेन्यू को खोलूँगा तो ये कस्टम के इसके अपने फोटोशॉप के अलावा यहाँ पे शेप ऐड हो जाएगी। इस शेप को अगेन मैं उसी तरह से यूज़ कर सकता हूँ और मैंने शेप में इवन स्ट्रोक नहीं दिया था, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज़ हर दफ़ा जैसे नॉर्मल शेप के टूल्स में आ रही होती हैं वो सब यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी। अभी मैं दोबारा इवन इस मरतबा मैं इसको खाली स्ट्रोक में बना के इसको आउटलाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने बनाया कुछ था, बट ये एक फ़ाइल क्योंकि एक वेक्टर शेप सेव हो गई थी, इसलिए मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग से मुझे मिल रही हैं और मैं उसी तरह से इन टूल्स को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।